हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था हल नामक मनोवैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे हल का सिद्धांत या CL हल का सिद्धांत भी कहा जाता है और इससे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह जो सिद्धांत है यह सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, एस टेट और अन्य जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह जो सिद्धांत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जो पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके अंतर्गत यह एक टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो चाहे जूनियर लेवल से हों, प्राइमरी लेवल से हों, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो आप यह शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपके 2 से 3 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे रेगुलर वीडियो जो हमारी रेगुलर देखते हैं, तो इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाई जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी वीडियो अपलोड की जा रही है, तो आप उसे भी देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे भी आप लाइक करें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि आपको उससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने सिद्धांत के बारे में, जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्बलन सिद्धांत के बारे में। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक CL हल हैं। इन्होंने ये जो CL हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। CL हल इन्होंने 1915 में पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। CL हल का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो CL हल का पूरा नाम था क्लार्क लियोनार्ड हल, और ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका पूरा नाम जरूर पूछ लिया जाता है। तो इनका पूरा नाम था क्लार्क लियोनार्ड हल। अगर हम बात करते हैं जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी अन्य इसके और कौन कौन से नाम हैं, तो इसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसे ये जो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है, चालक न्यूनता का सिद्धांत है और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है, इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत में, तो ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, ऐसी कोई क्रिया करता है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करता है। यानी कि उसकी जो आने वाली जो अनुक्रियाएं होती हैं उनकी अगर संख्या है, अगर उनमें वो वृद्धि कर रहा है तो यह पुनर्बलन कहलाती है। यही क्रियाएं जो होती हैं वह पुनर्बलन कहलाती हैं। पुनर्बलन को री इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जिसे री इन्फोर्समेंट का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो पुनर्बलन को री इन्फोर्समेंट का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांशतः व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की निर्णायक भूमिका है। यानी कि जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन जो होता है उसके अंतर्गत जो पुनर्बलन की जो एक भूमिका होती है वह एक निर्णायक भूमिका होती है। और जो पुनर्बलन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, या दो प्रकार का पुनर्बलन हो सकता है। यानी कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत होता है, यानी कि जो पुनर्बलन होता है ये ऐसी कोई क्रिया या अनुक्रिया जो होती है जो अनुक्रिया में की संख्या में वृद्धि करती है, वही पुनर्बलन कहलाती है। और इसके साथ साथ पुनर्बलन को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रबलन का सिद्धांत, यानी कि इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन जो प्रबलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो जो CL हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरीके से भी हो सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन की, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो जो स्कीनर के प्रयोग में, यानी जो स्कीनर महोदय थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था, यानी कहने का मतलब है कि यह जो सिद्धांत है यह स्किनर के जो प्रयोग हैं उनसे मिला जुला है। तो जो स्किनर के प्रयोग में जो चूहा बार बार लीवर दबाने की अनुक्रियाएं करता था बाहर निकलने के लिए और भोजन प्राप्त करने के लिए, इससे ही सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई कार्य इसलिए किया जाता है कि ताकि उसे जो अच्छी अनुक्रिया मिले, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि किसी को अगर भूख लगी है तो वह भोजन पाने के लिए अगर कोई अनुक्रिया कर रहा है, भोजन प्राप्त करने के लिए कोई अनुक्रिया कर रहा है, तो इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। फिर वह अनुक्रिया में अपने सफल होता है, यानी वह अनुक्रिया कर लेता है और जाकर के भोजन प्राप्त कर लेता है, तो यही सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। यानी कि वह जो क्रिया कर रहा है
वह एक अच्छे कार्य के लिए कर रहा है, सकारात्मकता के लिए कर रहा है, तो इसे ही सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार, उदाहरणदार जैसे भोजन, जैसे कि जो चूहा था वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहा था, वो अपनी क्रिया में जब सफल हुआ तो उसे पुरस्कार स्वरूप या पुनर्बलन स्वरूप क्या मिला, उसे भोजन मिला, तो वह प्रवृत्ति है। यानी इस प्रकार एक सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार वह प्रवृत्ति है जिससे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। यानी कि जिसको वो सोच करके कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे इसका लाभ होगा, ये सोच करके वह विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को करता है, तो उसके जो प्रभाव होते हैं वो प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं और उसको सीखने के लिए बल मिलता है। यानी कि वो सीखने के लिए उसे बल प्रदान होता है, यानी कि वो मोटिवेशन मिलता है उसको। सकारात्मक पुनर्बलन का कोई भी उद्दीपन है जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जाने का बल मिलता है। यानी कि जो सकारात्मक पुनर्बलन वह कोई भी उद्दीपन है जिसके माध्यम से वह विशिष्ट प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और आगे जाने को बल मिलता है। यानी कि वो पहले ही सोच चुका होता है कि हमें यह कार्य करना है, तो उसी के अनुसार वो अपने अंदर प्रेरणा उत्पन्न करता है और ठीक उसी प्रकार से वो उसी फोर्स के साथ वह अपना कार्य जो करता है पूरा करता है, तो इसी प्रकार उसे आगे जाने में जो होता है वो बल मिलता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यानी नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, यानी कि इससे पहले हमने जाना कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो सकारात्मकता का मतलब पॉजिटिविटी, तो जो भी कार्य जो भी क्रिया होती है वो पॉजिटिविटी के लिए की जाती है, तो वह सकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। और नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब यानी निगेटिविटी, यानी कि जो कार्य नकारात्मक रूप से किए जाते हैं, जिन कार्यों के द्वारा नकारात्मकता मिलती है, उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा एक बिल्कुल भिन्न प्रकार से अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है। मान लीजिए स्किनर बॉक्स के अंदर जो चूहा है, चूहे के पंजों पर प्रत्येक सेकंड पर विद्युत आघात दिया जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो एक बॉक्स में चूहा बंद है और उस चूहे के जो पंजे हैं उन पर प्रत्येक सेकंड पे विद्युत आघात यानी कि करंट लगाया जाता है, और जैसे ही चूहा लीवर दबाता है विद्युत आघात 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। यानी कि जैसे ही चूहा लीवर दबाता है तो जो विद्युत आघात होता है, जो करंट लगता है, उसको वह बंद हो जाता है करंट लगना। तो वो चूहा क्या करेगा, चूहा ऐसी अनुक्रियाओं में वृद्धि करेगा ताकि उसे जो करंट है, जो विद्युत आघात है, वह कम से कम लगे। तो वह जो लीवर को जल्दी से जल्दी दबाना चाहेगा, क्योंकि जब जल्दी से जल्दी दबाएगा तभी तो उसको विद्युत आघात कम होंगे। तो इस प्रकार का यह जो विधि है, यह नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है। और यह जो वृद्धि होती है, यह जो विधि होती है, यह नकारात्मक पुनर्बलन विधि कही जाती है। यानी कि यह जो अनुक्रिया है, यह नकारात्मकता पूर्ण विधि अपना करके करवाई जा रही है। यानी कि जो चूहा है उसको विद्युत आघात दिया जा रहा है, तो यह नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करके लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक न एक लाइन यहाँ से मिल जाएगी। तो पुनर्बलन का सिद्धांत सी.एल. हल ने दिया था। सभी लोग जानते हैं कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, सी.एल. हल ने किया था। यह यूएसए के रहने वाले थे, यानी कि ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। इनकी ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर जो पुस्तक है यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है यह सी.एल. हल ने लिखी, और अपने जो भी सिद्धांत इसने प्रस्तुत किए तो ये इसी पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि यह जो सिद्धांत है वह आवश्यकता पर बल देता है। यानी कि अगर हमको किसी कार्य की आवश्यकता होगी तभी जाकर के हम वह कार्य करेंगे, और उस कार्य को करने में हमें मन लगेगा, अधिक से अधिक हमें प्रेरणा मिलेगी, अधिक से अधिक हमें हमारे अंदर तत्परता आएगी, क्योंकि हमको आवश्यकता है उस कार्य की। यह सिद्धांत पावलोव व थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। यानी कि यह जो सिद्धांत है वह पावलोव और थॉर्नडाइक के नियमों पर भी आधारित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो पावलोव व थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। तो जो सी.एल. हल का सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है, यह थॉर्नडाइक के और पावलोव के नियमों पर आधारित है। अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। हल के सीखने के सिद्धांत का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हुए स्टोन्स नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यानी कि जो हल ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए, और अधिक उनके अर्थ को और अधिक सरलता बनाते हुए, जो स्टोन्स नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सीखने का आधार है वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यानी कि सीखना कब होगा, सीखना तभी होगा जब हमें उसकी आवश्यकता होगी। अगर हमें किसी कार्य को सीखने की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उसे क्यों सीखेंगे।
और उसको अगर आवश्यकता नहीं है तो हम उसको सीखना चाहेंगे भी तो वह उतनी तत्परता से, उतनी सरलता से नहीं सीख पाएंगे। तो जो सीखने का आधार है वह आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई पशु अथवा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। यानी कि यदि कोई पशु है या मनुष्य है, अगर उसको किसी कार्य को सीखने की आवश्यकता होती है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का भी प्रयोग किया है। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हल ने आवश्यकता की कमी को भी बताया है कि अगर हमको किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है तो हम उस कार्य को अधिक सरलता से या जल्दी उस कार्य को हम नहीं सीख पाएंगे। तो यह जो सिद्धांत के अर्थ का स्पष्ट करते हुए स्टोन्स नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इन तथ्यों को प्रस्तुत किया। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, क्लॉर्क हल के अनुसार, यानी कि जो क्लॉर्क हल हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बिल्ली की आवश्यकता भोजन को बिल्ली के लिए चालक है। यानी कि जो बिल्ली है वो भूखी है तो उसको आवश्यकता किसकी है, उसको आवश्यकता है भोजन की। और जब भोजन की उसको आवश्यकता है तो वह भोजन पाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगी क्योंकि उसको आवश्यकता है भोजन की। इसकी पूर्ति होते ही बिल्ली का अधिगम करना बंद हो जाता है और जैसे ही उसको भोजन मिल जाएगा, यानी कि भोजन की पूर्ति हो जाएगी, वह भोजन कर लेगी। तो वह भोजन की जब पूर्ति हो गई, उसकी भूख जब समाप्त हो गई तो वह क्रियाएं क्यों करेगी, तो उसका जो अधिगम होगा, उसका जो सीखना होगा वह बंद हो जाएगा। क्लॉर्क हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि जो क्लॉर्क हल हैं उन्होंने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो क्रियाएं करता है वो आवश्यकता के लिए करता है, उद्दीपक के लिए नहीं करता है। और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है वह उसे आसानी से सीख लेता है। और इन्होंने यह भी बताया कि कोई भी प्राणी है, मनुष्य है अथवा पशु है, अगर उसको आवश्यकता होती है किसी भी क्रिया को करने की या किसी भी वस्तु की अगर आवश्यकता होती है तभी वह उन क्रियाओं को करता है और वह उसे आसानी से सीख लेता है। ये ऐसा किसने कहा, ऐसा क्लॉर्क हल ने कहा। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन के बारे में बताया गया है। यानी कि जो यह सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया है, दो प्रकार के प्रबलन के बारे में बताया है। पहला है प्राथमिक प्रबलन और दूसरा है द्वितीयक प्रबलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक प्रबलन की। तो हल ने दो प्रकार के प्रबलन बताए हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है, अतः यह अवस्था प्राथमिक प्रबलन की है। यानी इन्होंने दो प्रकार के प्रबलन बताए जो विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि जो भोजन है वो भूख के चालक को प्रबल बनाता है। यानी कि जो भूखा प्राणी है वो भोजन देखते ही उसको और अधिक तीव्र इच्छा होती है और अधिक तेज भूख लग जाती है। तो यह क्या है, ये एक प्राथमिक प्रबलन की अवस्था है। यानी कि प्राथमिक प्रबलन की अवस्था यह है कि कोई प्राणी भूखा है और उसके सामने अगर भोजन प्रस्तुत हो रहा है तो उसको देख करके उसकी जो उत्तेजना होती है, वो उसका जो चालक होता है वो और अधिक प्रबल हो जाता है। तो यह जो अवस्था होती है ये प्राथमिक प्रबलन की अवस्था होती है। अगली बात करते हैं द्वितीयक प्रबलन की। तो भूख उस समय तक शांत नहीं होती जब तक कि भोजन नहीं खा लिया जाता। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आपको भूख लगी है तो भूख तब तक आपकी समाप्त नहीं होगी जब तक आप भोजन या किसी अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री अगर आप ग्रहण नहीं कर लेंगे। तो जो भोजन है, भूख जो है वह उस समय तक शांत नहीं होती है जब तक कि भोजन नहीं खा लिया जाता। अतः भोजन करने से पहले भूख रूपी चालक एक बार फिर प्रबल बन जाता है, जिसे द्वितीयक प्रबलन कहा जाता है। यानी कि भोजन करने से पहले, यानी आपके सामने जो भोजन प्रस्तुत हुआ है तो उसको ग्रहण करने से पहले, भोजन करने से पहले जो आपके अंदर भूख है, भूख रूपी जो चालक है वो एक बार फिर प्रबल हो जाता है। एक बार आपको फिर अत्यधिक तीव्रता हो जाती है, प्रबल अंदर आपके अंदर एक प्रबल चालक जो होता है, भूख रूपी चालक, वो प्रबल हो जाता है। इसे द्वितीयक प्रबलन कहा जाता है। यानी कि भोजन आपके सामने प्रस्तुत हुआ, उससे आपको देख करके भूख रूपी जो चालक है वो एक बार फिर प्रबल हुआ, यानी आपको और अधिक तीव्रता से भूख लगी, यही द्वितीयक प्रबलन कहलाता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, सिद्धांत के गुण व विशेषताएं। यानी कि जो प्रबलन का सिद्धांत है इसके कौन कौन से गुण हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं आदर्श व सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। यानी कि यह जो सिद्धांत है इसको आदर्श व सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। तो ऐसा मानने वाले अगर मनोवैज्ञानिक हैं तो कौन है, वो है स्किनर साहब। जो स्किनर मनोवैज्ञानिक है वो यह मानते हैं कि यह जो सिद्धांत है यह आदर्श और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इन्होंने अपने कथन में क्या कहा है कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, ऐसा स्किनर का मानना है। यानी कि स्किनर जो मानते हैं, स्किनर कहते हैं कि जो प्रबलन का सिद्धांत है तो अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत
है। अगले पॉइंट की बात करते हैं चालक व न्यूनता का सिद्धांत, यानी कि जो चालक या न्यूनता का सिद्धांत इसे माना जाता है। तो स्कीनर के अनुसार इन्होंने यह कहा है कि जो सीएल हल का सीखने का सिद्धांत है यह चालक और न्यूनता का सिद्धांत है। ऐसा स्कीनर मानते हैं कि जो सीएल हल हैं इनका जो सिद्धांत है सीखने का जो सिद्धांत है यह चालक और न्यूनता का सिद्धांत है। अगले पॉइंट की बात करते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसकी जो विशेषता है, इसका जो गुण है वह उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत का गुण है। तो इसके अंतर्गत स्कीनर कहते हैं कि जो हल का सिद्धांत है यह उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जैसे कि भूख या जो भोजन है वो उद्दीपक का कार्य करता है, जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो यह सिद्धांत है यह उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, जिसमें जो उद्दीपक है वो क्या है, वह भूख, ठीक, भूख या जो भोजन है वह उद्दीपक का कार्य करता है, और जो उसको पाने के लिए, भोजन पाने के लिए जो प्राणी जो होता है वो जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है वही प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए स्कीनर ने बताया है कि यह जो सिद्धांत है यह उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। चौथा गुण इसका है कि प्राथमिक व द्वितीयक प्रबलन, यानी इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रबलन पाए जाते हैं। पहला होता है प्राथमिक प्रबलन और दूसरा होता है द्वितीयक प्रबलन। तो सीएल हल ने प्रबलन के दो रूप बताए हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। भूख भोजन के चालक को प्रबल बनाता है, यानी कि जो भूख होती है वह भोजन के चालक को प्रबल बनाती है, और यह जो अवस्था होती है यह प्राथमिक प्रबलन की अवस्था होती है। पर भूख उस समय तक शांत नहीं होती जब तक भोजन नहीं खा लिया जाता। तो जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक भूख शांत नहीं होगी। अतः भोजन खाने से पहले जो भूख रूपी जो चालक होता है वो अत्यधिक प्रबल हो जाता है। यही अवस्था द्वितीयक प्रबलन की कहलाती है। हमने अभी पिछले ही बात की है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रबलन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हमने फिर से आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया। फिर अगली जो विशेषता है इसकी प्रेरणा पर बल, यानी कि यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है, क्योंकि बालकों को प्रेरित करके ही उनके ज्ञान की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। यानी कि यह जो सिद्धांत होता है यह प्रेरणा या मोटिवेशन पर अधिक बल देता है, क्योंकि जब तक बालक के अंदर प्रेरणा नहीं होगी तब तक वह किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, किसी भी कार्य को करने की वह आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। इसीलिए यह जो सिद्धांत है यह प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में उपयोग, यानी कि यह जो सिद्धांत है यह किस प्रकार शिक्षा में उपयोगी है, इस सिद्धांत की शिक्षा में किस प्रकार की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो यह जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि सीखना तभी सार्थक होता है जब आवश्यकता की पूर्ति करे। यानी कि अगर आप कोई भी कार्य सीख रहे हैं तो वह तभी सार्थक होगा, वह तभी सीखना सफल माना जाएगा जब तक उसकी कोई ना कोई जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति ना हो। मान लो जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी आवश्यकता है सीटेट की परीक्षा को अत्यधिक अच्छे से अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण करना, ये आपकी आवश्यकता है। तो यह तभी सार्थक हो, यह आपकी आवश्यकता है तभी सार्थक होगी जब आप अत्यधिक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आपकी आवश्यकता है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना सीटेट की परीक्षा में, तभी तो जाकर के आप पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये क्या है, ये सीखना तभी सार्थक होता है जब आवश्यकता की वह पूर्ति करे। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तभी जाकर के आप अच्छे अंक गेन कर पाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि यह जो सिद्धांत है आवश्यकता पर बल देता है। तो जिस प्रकार छात्रों को पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो, ठीक उसी प्रकार के बच्चों को जो उनकी आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर मंदबुद्धि का बालक है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से मंदबुद्धि बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर कोई तीव्र बुद्धि का बालक है तो उसको तीव्र बुद्धि के अनुसार ही ध्यान में रख करके, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रदान करते समय प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो जो प्राथमिक पुनर्बलन है आप उसको ध्यान में रखेंगे, और फिर जो द्वितीयक पुनर्बलन है आप उसको ध्यान में रखेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। यानी कि जो प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत है यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। यानी कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तभी आप जाकर के अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेरणा या मोटिवेशन ही नहीं है तो आप किसी भी कार्य को ठीक ढंग से सीख नहीं पाएंगे। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रबलन का सिद्धांत, जिसे पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक सीएल हल हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, और यह जो सिद्धांत है वो हमने बहुत ही कम समय में और आसानी के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।